दोस्तों नमस्कार। मैं अभिषेक गुप्ता, संयुक्त कलेक्टर छत्तीसगढ़ शासन, आप लोगों के लिए संविधान का एक सीरीज लाया हूँ ताकि आप लोग सीजीपीएससी, व्यापम इत्यादि की तैयारी घर बैठे आराम से कर सकें। ये जो सीरीज है नए पुराने सभी के लिए, नए पुराने सभी स्टूडेंट के लिए लाभदायक होगी। मेरा अनुरोध है कि आप लोग इसको 1.5 गुने की स्पीड में देखेंगे ताकि आप लोग का समय बचे। क्लास के बाद कुछ क्वेश्चंस हैं लेक्चर के आधारित, जो हमारी क्लास है उस पर आधारित, तो अच्छे से ध्यान देंगे तो वो सब क्वेश्चन बनाने में आपको मज़ा आएगा। क्वेश्चन बनेंगे। डिस्क्रिप्शन में मैं एक टेलीग्राम का चैनल दूंगा दोस्तों, उसमें आप लोग मुझसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं और जो भी क्वेरी होगी, समस्याएं होंगी, कुछ मार्गदर्शन चाहिए होगा तो आप लोग उसमें मुझसे पूछ सकते हैं। और इस चैनल को या इस जो जो क्लास है इसको आप लोग कुछ ज़रूरतमंदों लोगों तक शेयर भी कर सकते हैं अगर आप लोग को अच्छा लगे तो। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। संविधान की प्रमुख विशेषताएं हम लोग पढ़ेंगे। आज हमारा तीसरा लेक्चर है। तो संविधान की प्रमुख विशेषता क्या है कि सबसे पहला तो ये सबसे बड़ा लिखित संविधान है, सबसे बड़ा लिखित एवं व्यापक संविधान है। ठीक है, व्यापक संविधान सबसे बड़ा है और इसमें वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूची। इसको अच्छे से याद रखिएगा आप लोग। यूजुअली देखा जाए दोस्तों तो एक कन्फ्यूजन होता है कि संविधान में कई संशोधन हुए और उसके बाद कई अनुच्छेद भी जुड़े हैं और हमारी जो संख्या है अनुच्छेदों की 450 हो गई है और जो भाग है, भाग की संख्या भी बढ़ गई है, भाग की संख्या भी 25-26 हो गई है। कौन कौन सा भाग जुड़ा है? भाग 4 का जुड़ गया, 9 का जुड़ा, 9 का जुड़ा, 14 का जुड़ा, है ना, विभिन्न संविधान संशोधन। तो भाग की संख्या भी बढ़ गई है। बट देखिए यहाँ पे क्या है, 4 का है तो इसको अपन गिनती में नहीं लेते हैं। 9 का है तो इसको गिनती में नहीं लेते, अपन 9 को ही मान लेते हैं, है ना। तो इसके ये जो 4 नए भाग जुड़े हैं इसके बावजूद संख्या जो है भागों की वो 22 ही है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और 12 अनुसूची है। यहाँ पे एक चीज़ और याद रखने वाली बात है कि जो हमारा मूल संविधान था ना दोस्तों, उसमें कितने अनुसूची थे बताइए? नहीं मालूम है? 8 अनुसूची थे। याद रखिएगा कितने अनुसूची थी? 8 अनुसूची। बाकी जो 4 अनुसूचियाँ हैं वो बाद में जोड़ी गई हैं संविधान संशोधन के माध्यम से। आगे मैं उसको डिस्कस करूँगा। ठीक है। अब पहला लिखित संविधान किसका था दोस्तों? हमारा तो था नहीं। पहला लिखित संविधान था अमेरिका का। इसको भी पूछ देता है। और हमारा जो संविधान है वो सबसे बड़ा संविधान है। एक चीज़ और है दोस्तों कि लिखित संविधान यूएसए का तो है सब पहला लिखित संविधान। यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन में जो संविधान है ना वो अलिखित है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। वहाँ पे परंपराओं पर आधारित संविधान है, कोई लिखा हुआ संविधान वहाँ पे नहीं है। हमारा भारत का संविधान इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर केंद्र और राज्य दोनों हेतु एक ही संविधान है। ठीक है। यूएसए की बात करें यहाँ पर अमेरिका की, तो अमेरिका में क्या है दोस्तों, केंद्र के लिए अलग संविधान है और वहाँ के राज्यों के लिए अलग संविधान है। वहाँ पे टोटल 50 राज्य हैं। ठीक है, 50 राज्य हैं। कैलिफोर्निया, कोनिफोर्निया और टेक्सास वेक्सास क्या क्या है ना, 50 राज्य टोटल है। उनका अलग संविधान है और केंद्र का अलग संविधान। लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ एक ही संविधान है, एकल संविधान। और हमारे यहाँ जो भौगोलिक कारण भी हैं, जैसे कि जो पहाड़ी क्षेत्र है, असम, मेघालय, ये सब में कुछ दिक्कतें हैं, इसलिए इन क्षेत्रों के लिए अलग से प्रावधान किया गया हमारे संविधान में, जो हमारे संविधान को बड़ा कर दिया है साइज को। यहाँ की जो विविधता है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में क्या विविधता है? जनजाति बहुत हैं, जनजाति लोग हैं, तो जनजातियों के प्रशासन सामान्य प्रशासन से भिन्न होते हैं। तो उनके प्रशासन के लिए कुछ अनुच्छेद, कुछ भाग जोड़े गए हैं। इस कारण से भी हमारा संविधान बड़ा हो गया है। हमारे संविधान में प्रशासनिक प्रावधान भी शामिल है। प्रशासनिक प्रावधान में क्या है? जैसे कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेगा, प्रधानमंत्री कौन बनेगा, कैसे चुना जाएगा प्रधानमंत्री, मंत्री की नियुक्ति कैसे होगी, सांसद कैसे चुना जाएगा, मताधिकार कैसे होगा, ये सब चीज़ें जो है ये भी संविधान में शामिल कर दी गई हैं। इसके अलावा एक और है, संविधान सभा में कानूनी विशेषज्ञ बहुत ज़्यादा थे। ये एक किताब में लिखा हुआ है लक्ष्मीकांत में, इसलिए मैं इसको यहाँ पे ऐड कर दिया। कानूनी विशेषज्ञ बहुत ज़्यादा थे, मतलब वकील लोग थे, तो बहुत कानूनी किए और हमारे संविधान को क्या है, ये भी शामिल करो, वो भी शामिल करो, ऐसा बोल बोल के हमारे संविधान को बड़ा बना दिया। ठीक है दोस्तों। दूसरी विशेषता है कि हम लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हैं। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या होता है? ठीक है, एग्जाम में, तो आप लोग को याद रखना, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ होता है वह राष्ट्र जो अपनी आंतरिक एवं बाह्य नीतियों में क्या हो, स्वतंत्र हो।
हम लोग स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र हैं कि नहीं? हम लोग को कोई बोल सकता है क्या कि तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो? कोई दूसरा देश नहीं बोल सकता। हम लोग स्वतंत्र हैं, लोकतंत्रात्मक हैं। लोकतंत्र क्या अर्थ होता है दोस्तों? लोकतंत्र का अर्थ होता है कि यहाँ की जो सरकार है वो कौन चुने? जनता चुने, ठीक है। राजतंत्र में क्या होता है बताइए? राजतंत्र में एक राजा होता है, और राजा को कौन चुनता है? आप लोग चुनते हैं क्या? आप लोग नहीं चुनते हैं। राजा क्या होता है? वंशानुगत होता है, ठीक है। लड़ झगड़ के राजा बनता है। तीसरा है, भारत एक गणराज्य है। क्या है? गणराज्य है। तो गणराज्य क्यों है? क्योंकि यहाँ का जो राष्ट्र प्रमुख है उसका निर्वाचन होता है। हमारा राष्ट्र प्रमुख कौन है बताइए? हमारा राष्ट्र प्रमुख कौन है? हमारा राष्ट्र प्रमुख है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। निर्वाचन में आप लोग भाग लेते हैं कि नहीं? देते हैं क्या वोट राष्ट्रपति के लिए? आप लोग डायरेक्ट वोट नहीं देते हैं, है ना। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कौन चुनता है? हम लोग जो विधानसभा के मेंबर भेजे होते हैं ना विधानसभा में, वही लोग और सांसद लोग, ये लोग मिल के राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं, और इस प्रकार से हमारा राष्ट्रपति है वो चुना जाता है। तो इलेक्टेड है हमारा राष्ट्रपति। लेकिन ब्रिटेन जो है दोस्तों, एक एग्जाम्पल लीजिएगा ब्रिटेन का। ब्रिटेन एक गणराज्य नहीं है। क्यों नहीं है गणराज्य? क्योंकि वहाँ का जो राष्ट्र प्रमुख है ना, राष्ट्र प्रमुख कौन है? वहाँ की रानी है, महारानी बोलते हैं जिसको। वो चुनी नहीं जाती है। वो क्या है? वंशानुगत है, ठीक है। तो यूके में, ब्रिटेन में क्या है? गणराज्य नहीं है। हमारे यहाँ गणराज्य है, क्योंकि हमारे यहाँ जो राष्ट्र प्रमुख है, हमारा जो राष्ट्रपति है, वो क्या होता है? चुना जाता है, इलेक्शन से चुना जाता है, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग का संविधान क्या है? समाजवादी है। समाजवादी का अर्थ है कि यहाँ पर जो शोषित वर्ग के लोग हैं उनको ध्यान दिया जाता है, ठीक है। और अगला क्या है? पंथ निरपेक्ष है या धर्म निरपेक्ष, क्योंकि यहाँ पर सभी धर्मों को समान महत्व दिया जाता है। हमारा कोई एक विशेष कोई एक धर्म नहीं है हमारे देश का। अगला विशेषता है कठोर एवं लचीलेपन का समन्वय। कठोर एवं लचीलेपन का समन्वय कैसे है दोस्तों? कि हमारा जो संविधान है, समय के साथ साथ इसमें क्या होता है? संशोधन होता है। और इसका संशोधन हम लोग बहुत आसानी से भी कर सकते हैं, और इसे संशोधन करने में बहुत कठिनाई भी है। कैसे संशोधन कैसे कर सकते हैं? पहला कर सकते हैं हम लोग साधारण बहुमत से। मतलब साधारण बहुमत में क्या करेगी? जो हमारी संसद है वो साधारण बहुमत से इसको पास कर देगी बिल को। जितने लोग उपस्थित हुए हैं वो लोग वोट देंगे, और जितने लोग उपस्थित हैं उसका 50%, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है दोस्तों मेरे को, उपस्थित है उनका 50% की टोटल का 50%, है ना, ऐसा कुछ है। आप लोग थोड़ा सा एक बार कन्फर्म कर लीजिएगा। वो लोग अगर वोट दे देते हैं तो नॉर्मली संविधान में संशोधन हो जाता है। जैसे कि इसमें हमको अगर नए राज्य बनाने हैं तो साधारण बहुमत से हम लोग संशोधन करके नए राज्य बना सकते हैं। जो एमपी हैं, एमपी मतलब हमारे सांसद लोग, उनको अपना वेतन बढ़ाना है तो क्या करेंगे? साधारण बहुमत से अपना वेतन बढ़ा देते हैं, ठीक है। मतलब छोटी छोटी बातें हैं वो साधारण बहुमत से संशोधित हो जाती हैं संविधान में। विशेष बहुमत क्या है? विशेष बहुमत जो थोड़ा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इशू है उसको विशेष बहुमत से हम लोग संविधान को संशोधन करते हैं। कैसे? इसमें क्या आता है? मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक या डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ऐसा विशेष बहुमत किसे बोलते हैं दोस्तों? ये सब हम लोग पढ़ेंगे। ये जो एक चैप्टर है इसमें आपात बंद करके एक चैप्टर है, आपात नहीं, संविधान का संशोधन करके एक चैप्टर है, उसे पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। पूरा एक क्लास लूँगा आप लोग का। अभी बस ऐसे ही जान लीजिए, नहीं समझ में आएगा तो टेंशन मत लीजिएगा, अकबकाइएगा मत, ठीक है। ऐसे ही बस सुनिए, अकबकाना नहीं है, ठीक है। विशेष बहुमत क्या है? विशेष बहुमत में क्या है कि जो हमारा जितने मेंबर हैं, मान लीजिए हमारे कितने हैं, 545 मेंबर हैं, तो इनका हमको क्या चाहिए? 50% + 1, है ना। मतलब 50% कितना हो जाएगा? 545 से इनका 50% हो गया 250, 270 और 273, 273, हाँ 273 हमको वोट चाहिए। इसके अलावा जितने लोग उपस्थित होंगे उनका 2/3, मतलब सपोज मान लीजिए कि पूरे 545 में 500 लोग आके उपस्थित हुए। कितने लोग? 500 लोग। तो 500 का 2/3 कितना होगा दोस्तों? 300 होगा, ठीक है। तो क्या है कि अगर 500 लोग आ गए वोटिंग करने के लिए तो हमको कितना वोट चाहिए? 300 वोट चाहिए, है ना। और अगर मान लीजिए सिर्फ
कितने लोग आए, 300 लोग आए, और उसमें से मान लीजिए कि 250 लोगों ने पक्ष में वोट दे दिया, किसके, संविधान संशोधन के पक्ष में, लेकिन वो संविधान संशोधन नहीं हो पाएगा विशेष बहुमत से, क्योंकि 50% की जो संख्या है, जो टोटल हमारा लोकसभा में 50 जितने लोग हैं उनकी संख्या 545 है, और उसके 50% की संख्या होती है 273, तो 273 वोट हमको नहीं मिला, इसलिए हम संविधान संशोधन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, समझ में नहीं आया है आप लोग को, मेरे को मालूम है, टेंशन मत लीजिए, आगे समझाऊंगा आप लोगों को। विशेष बहुमत क्या होता है जी दोस्तों, यही जो सेम प्रोसेस है ये होना चाहिए, कौन सा, विशेष बहुमत वाला, और आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति चाहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट जो मैटर होते हैं उसमें विशेष बहुमत से हम लोग संशोधन करते हैं। जैसे कि अभी जीएसटी वाला मुद्दा था, जीएसटी क्या था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसमें क्या होता है कि क्या हुआ था कि राज्य को भी कई कुछ पैसे मिलते थे टैक्स का, है ना, तो राज्य, चूँकि ये बड़ा बदलाव था इसलिए, और राज्य की जो शक्तियाँ हैं, वित्तीय शक्तियाँ, वो कुछ ना कुछ उसमें बदलाव हो रहा था, इसलिए इस हेतु विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति ली गई थी। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, मेरे को मालूम है आप लोग को, बट परेशान मत होइए, इसके लिए अलग से एक पूरा क्लास होगा, उसमें आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था क्या है दोस्तों, हमारे यहाँ क्या है जान रहे हैं आप लोग, संसद है, ठीक है, और संसद से क्या होता है, संसद में एमपी होते हैं हमारे, एमपी मतलब सांसद, और सांसद ही क्या चुनते हैं, प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री चुनता है मंत्री। ठीक है, आप लोग से क्वेश्चन क्या पूछेगा, जो संसदीय, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है क्यों, मतलब क्या कारण है कि भारत में संसदीय व्यवस्था, तो संसदीय व्यवस्था का जो मुख्य गुण है ना दोस्तों, वो है ये, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति, लोकसभा। ठीक है, अब इसको आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे होंगे। देखिए होता क्या है कि लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वो मिलके क्या करते हैं, हमारा प्रधानमंत्री चुनते हैं। ठीक है, और प्रधानमंत्री हमारा मंत्रिपरिषद बनाता है, वो भी समझिए लोकसभा की उसमें स्वीकृति टाइप की ही होती है। अगर मंत्री को मंत्री रहना है, प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री रहना है, तो उसको क्या चाहिए, लोकसभा में क्या चाहिए, बहुमत चाहिए। ठीक है, कितना चाहिए, जितना भी वहाँ का सीट है 545 है, उसका 50% +1। अगर ये लोग अच्छा काम नहीं करेंगे तो क्या होगा कि लोकसभा के जो सदस्य हैं वो लोग क्या करेंगे, अविश्वास प्रस्ताव पेश कर देंगे, अविश्वास प्रस्ताव नहीं, हाँ सॉरी, ये लोग क्या करेंगे, ये लोग बोलेंगे कि आप लोग मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को बोलेंगे कि आप विश्वास प्रस्ताव पेश कीजिए, और जब विश्वास प्रस्ताव पेश होगा तो उसको क्या है, दिखाना पड़ेगा कि मेरे पास सदन का बहुमत है, मतलब 50% +1 लोग, मतलब एक सांसद मेरे पक्ष में है, और अगर वो नहीं दिखा पाएगा लोकसभा में ऐसा, तो उसकी सरकार गिर जाएगी। अतः इसे माना जाता है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है, लोकसभा के प्रति। ठीक है, अब और दूसरा इसका गुण क्या है, यहाँ पे दूसरा गुण ये है कि यहाँ पर वास्तविक एक कार्यपालिका होती है, ठीक है, और एक होती है नाम मात्र की कार्यपालिका। वास्तविक कार्यपालिका कौन है हमारे यहाँ, पीएम है हमारा नरेंद्र मोदी जी। नाम मात्र की कार्यपालिका कौन है, राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति कौन है, रामनाथ कोविंद जी। ठीक है, लेकिन अब हम लोग देखते हैं, अभी हमने संसदीय शासन व्यवस्था पढ़ा, संसदीय शासन व्यवस्था कहाँ है, ब्रिटेन में भी है, लेकिन यूएसए में जो है दोस्तों अध्यक्षीय प्रणाली है। अध्यक्षीय प्रणाली क्या होती है, अध्यक्षीय प्रणाली में क्या होता है कि जो हमारा राष्ट्रपति है वो पावरफुल होता है। राष्ट्रपति क्या होता है, पावरफुल होगा। कौन है अभी राष्ट्रपति हमारे, जो बिडेन है ना, जो बिडेन, तो ये बहुत पावरफुल है। ठीक है, ये हमारे देश के राष्ट्रपति टाइप के नहीं है। ठीक है, ये बहुत पावरफुल है, और इनको यहाँ के राष्ट्रपति को जनता डायरेक्ट चुनती है, सीधे चुनती है जनता।
और हमारे यहाँ क्या होता है दोस्तों, हमारे यहाँ का जो राष्ट्रपति है उसको जनता सीधे चुनती है क्या? जनता सीधे नहीं चुनती, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि चुनते हैं। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि कौन? जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हमारे विधायक और सांसद। ठीक है। और क्या विशेषताएं हैं दोस्तों? ये तो हमने बता दिया, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ये सबसे मुख्य विशेषता है। इसके अतिरिक्त और विशेषताएं हैं कि पीएम वर्सेस राष्ट्रपति, मतलब वो बता चुका कि राष्ट्रपति अध्यक्षीय शासन में ज़्यादा पावरफुल होता है, और हमारे यहाँ जो संसदीय व्यवस्था में पीएम ज़्यादा पावरफुल होता है। बहुमत वाले दल की सत्ता होती है। ठीक है, जो बहुमत वाला है, लोकसभा में जिसका बहुमत है वही नेता बनेगा। विधायिका लोकसभा के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही होती है। मंत्री विधायिका के ही सदस्य होते हैं। ठीक है, विधायिका के सदस्य होते हैं, मतलब जो भी मंत्री बनेगा भैया उसको कहाँ का वो चाहिए, वो सांसद होना चाहिए, चाहे लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का, वो सांसद होना चाहिए, तभी वो केंद्रीय मंत्री बन सकता है। लेकिन ब्रिटेन में अमेरिका में क्या है, अमेरिका में कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ का मंत्री वहाँ के सदन का, कांग्रेस का क्या होगा, कांग्रेस कहाँ है, वहाँ के सदन को कांग्रेस बोलते हैं अमेरिका के, वहाँ का मेंबर हो। वहाँ कोई जरूरी नहीं है कि वहाँ का मंत्री, अमेरिका का मंत्री अमेरिका के सदन का, अमेरिका के कांग्रेस का मेंबर हो। वहाँ का राष्ट्रपति जिसको चाहेगा, जिसको उसको मन करेगा, उसको वो बना सकता है मंत्री। ठीक है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार अगला गुण है। तो वयस्क मताधिकार जान रहे हैं, ठीक है, कि हमारे यहाँ 18 वर्ष से ऊपर की आयु के लोग सीधे वोट देते हैं और उस आधार पर सरकार का गठन, सरकार चुनी जाती है। यहाँ पे ये 61वां संशोधन को याद रखिएगा, जो 1989 में 61वां संशोधन हुआ था, और इसमें क्या है, पावर जो मताधिकार की आयु थी वो 21 वर्ष से घटा करके कितनी की थी, 18 वर्ष। मूल संविधान में कितना था मताधिकार की आयु, तो 21 वर्ष थी। एकात्मकता की ओर झुका हुआ संघात्मक शासन, ये क्या चीज़ है दोस्तों? देखिए हमारा संविधान में ना दो टाइप का व्यवस्था है। एक तो ऐसी व्यवस्था है संघात्मक व्यवस्था। संघात्मक व्यवस्था क्या होती है कि ऐसा प्रतीत होता है कि जो केंद्र है और राज्य है, ठीक है, यहाँ पे केंद्र और राज्य दोनों को बराबर शक्तियाँ हैं। केंद्र और राज्य में एक समन्वय है शक्तियों का, ठीक है, और जो राज्य है उसको केंद्र बहुत ज़्यादा दबा नहीं सकते, तानाशाह नहीं हो सकती। ये क्या है, संघात्मक लक्षण है। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों कि देखिए क्या है संघात्मक लक्षण। संविधान की सर्वोच्चता एवं कठोरता। संविधान सर्वोच्च है, तो इससे संघात्मक लक्षण कैसे होता है? संविधान में क्या है, लिखा हुआ है कि राज्य को कितना पावर होगा, ठीक है, ये संविधान में लिखा हुआ है। तो इस पावर को संविधान में चूंकि लिखा हुआ है, तो केंद्र उस राज्य के पावर को क्या है, छीन नहीं सकती। ठीक है, संविधान हमारे यहाँ सर्वोच्च है। संविधान को हमारी सरकार, हमारी केंद्रीय सरकार क्या कर सकती है, थोड़ा बहुत संशोधन कर सकती है, लेकिन उसको मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकती। ठीक है। तीसरा, कठोर है। केंद्रीय सरकार कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती आसानी से जो राज्य की शक्तियों का क्या करे, कम करे। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि केंद्र की जो तानाशाही प्रवृत्ति है वो कम होती है, और संघात्मक लक्षण हमारे संवैधानिक व्यवस्था में दिखाई पड़ता है। ठीक है दोस्तों। दूसरा लिखित संविधान है। एकदम लिखित संविधान है तो क्या है, सब कुछ एकदम लिखा हुआ है, सबको दिखाई पड़ रहा है कि राज्य का क्या पावर है और राज्य को कितनी शक्तियां हैं, राज्य की शक्तियां को कोई छीन नहीं सकता। ये सब चीज़ें लिखित संविधान में है, इसलिए ये हमारा संघात्मक लक्षण है। केंद्र राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन भी स्पष्ट रूप से हमारे संविधान में है। संविधान के भाग 11 में है, ये क्या क्या शक्तियाँ होंगी केंद्र को, क्या क्या होंगी राज्य को, वो भी लिखा हुआ है।
हमारे यहाँ स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय है, अगर केंद्र ज़्यादा क्या करेगी, तानाशाही रवैया अपनाएगी, संविधान के विपरीत जाएगी, तो स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय क्या करेगा, केंद्र के उन कानूनों को, केंद्र के उन नियमों को शिथिल कर देगा या रद्द कर देगा जो संविधान के विपरीत है। हमारे यहाँ द्विसदनीय व्यवस्था है, ये भी संघात्मकता का लक्षण है। द्विसदनीय व्यवस्था से क्या है कि जो हमारा राज्यसभा है वहाँ किसका प्रतिनिधित्व होता है, राज्यों का, ठीक है, राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। छत्तीसगढ़ से 5 लोग चुन के जाते हैं कहाँ, राज्यसभा में। और अगर लोकसभा क्या चाहेगी कि कुछ ऐसा कानून लाए जो राज्यों की शक्तियों को क्या कर दे, कम कर दे, तो राज्यसभा क्या करेगी, वो देखेगी कि हमारे राज्य का शक्ति कम हो रहा है, तो वो उस कानून को क्या कर सकती है, ख़त्म कर सकती है, ठीक, कानून को पास होने नहीं देगी। ठीक है, कानून को पास करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों की मंजूरी आवश्यक होती है दोस्तों। ठीक है, एकात्मक लक्षण। एकात्मक लक्षण मतलब जिससे हमको ये दिखाई पड़ता हो कि हमारा जो केंद्र है बहुत पावरफुल है, केंद्र कुछ भी कर सकता है। ठीक है, इसमें क्या है, इकहरी नागरिकता। अब देखिए इकहरी नागरिकता है तो इससे क्या है, राज्यों को स्वतंत्रता नहीं है ना, स्वतंत्रता क्या नहीं है, वो हमेशा क्या कहलाएंगे, इंडियन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, इंडियन। उनके पास क्षेत्रीयता वाला भावना थोड़ा कम हो। इकहरी नागरिकता भारत में है। यहाँ पे आप लोग को एक ही बता दूँ कि यूएसए में क्या है, दोहरी नागरिकता है। वहाँ पे जो वहाँ के राज्य हैं उनको वहाँ से एक नागरिकता मिलती है और केंद्र की अलग नागरिकता मिलती है। ठीक है, एकीकृत न्यायपालिका है। एकीकृत न्यायपालिका है मतलब कि जो राज्य की न्यायपालिका है, राज्य के जो जिला कोर्ट है वो हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए हैं। इसको बस क्या है, आप लोग को याद कर लेना। एकीकृत न्यायपालिका पूछेगा तो एकात्मक लक्षण। और शिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास। देखिए हमारे संविधान में क्या किया गया है कि शक्तियों का बंटवारा किया गया है। एक 7वीं अनुसूची है दोस्तों हमारे संविधान में। ये सब चीज़ों को मैं आगे पढ़ाऊंगा। अभी आप लोग को नहीं समझ में आएगा तो कोई टेंशन नहीं है ज़्यादा, आप लोग बस सुन लीजिए, बाकी आगे के लेक्चर्स में सब कुछ क्लियर होगा। 7वीं अनुसूची में क्या किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची बनाई गई है। और इसमें क्या किया गया है, इसमें जो कार्य सरकार के जो कार्य हैं उसको शामिल किया गया। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती। संघ सूची में जो विषय शामिल किए गए हैं उसमें कौन कानून बनाता है, संघ बनाता है, मतलब केंद्र सरकार बनाती है। राज्य सूची के विषय में राज्य बनाती है। समवर्ती सूची के विषय में दोनों कानून बनाते हैं, संघ, केंद्र और राज्य। लेकिन जो विषय इन तीनों सूची में नहीं आता वो किस में आता है, अवशिष्ट विषय होते हैं। और अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास है, केंद्र के पास। मतलब जो भी विषय इन तीनों सूचियों में नहीं रहेगी उसमें कानून कौन बनाएगा, वो बनाएगा केंद्र। तो केंद्र क्या होगी, पावरफुल। ठीक है, राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है दोस्तों हमारे यहाँ। अलग हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। यूएसए में चाहे, यूएसए के संविधान में प्रावधान है, यूएसए में चाहे तो वहाँ के जो राज्य हैं वो केंद्र से अलग हो सकते हैं। आपातकाल जब लगता है दोस्तों तो समस्त शक्तियाँ कहाँ आ जाती है, केंद्र के पास। सरकार बहुत पावरफुल रहती है केंद्र सरकार के साथ। आपातकाल कब लगता है सब पढ़ाऊंगा, एक अलग चैप्टर है इसका। जब विदेशी आक्रमण होता है, ठीक है, सशस्त्र विद्रोह होता है, विदेशी आक्रमण होता है, तब आपातकाल लगता है। और वैसे उस समय जो राज्य सरकार की शक्तियाँ हैं, समस्त शक्तियाँ केंद्र अपने हाथों में रख देती है और राज्यपाल के माध्यम से वहाँ पे शासन चलाती है। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति। अब राज्यपाल कौन है, कहाँ बैठता है, राज्य में बैठता है। ठीक है, राज्य का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल। ठीक है, समस्त काम जो होते हैं राज्य के राज्यपाल के नाम से होते हैं। ठीक है, केंद्र में किसके नाम से होते हैं, राष्ट्रपति के नाम से। भले से ही ये लोग क्या है, राष्ट्रपति और राज्यपाल नाम मात्र के शासक हैं, नाम मात्र की कार्यपालिका है, लेकिन चूंकि राज्यपाल वहाँ बैठा हुआ है, कहाँ पे, सभी राज्यों में। तो ये क्या करेगा कि कोई भी राज्य अगर गलत काम कर रहा है, स्वतंत्र होने की कोशिश कर रहा है, कुछ ऐसे कानून बना रहा है जो कि केंद्र के कानूनों से समानता नहीं रखते, तो केंद्र को अवगत कराता है, केंद्र को इसकी रिपोर्ट भेजता है। ठीक है, तो राज्यपाल के माध्यम से एक समझ लीजिए क्या है, एक केंद्र क्या करता है, राज्यों के कार्यों पर नजर रखता है। इसके बाद अखिल भारतीय सेवाएं हैं। अखिल भारतीय सेवाएं कौन है, 3 सेवाएं हैं, आईएएस,
IPS और फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ये लोग को क्या है, इनको कौन हटा सकता है नौकरी से? इसको अगर हटाना है तो राष्ट्रपति हटाएगा, ठीक है, राज्यपाल नहीं हटा सकता। कौन हटाएगा? राष्ट्रपति हटाएगा। तो और ये लोग कहाँ पे काम करते हैं? काम करते हैं ये लोग राज्य सरकार के अधीन। राज्य सरकार में इनको बड़े बड़े पोस्ट में लोग काम करते हैं। तो करेंगे काम कहाँ? राज्य सरकार का। लेकिन इन पे कंट्रोल किसका है? अल्टीमेट कंट्रोल किसका है? राष्ट्रपति का, मतलब केंद्र सरकार का। तो इस माध्यम से भी कहीं ना कहीं राज्य सरकार को जो नियंत्रण कम होता है और एक आत्मरक्षण में हमारी ये अखिल भारतीय सेना की को हम शामिल करते हैं, ठीक है। अगला एग्जाम्पल है, अगला विशेषता है मूल अधिकार। मूल अधिकार क्या है? मानव अधिकारों की सुरक्षा हेतु, मतलब जो बेसिक राइट्स व्यक्ति को चाहिए कि इतना राइट तो मेरे को चाहिए ही ताकि मैं अच्छे से जीवन यापन कर सकूं, अपने जीवन में अपना ग्रोथ कर सकूं, तो उसको क्या बोलते हैं? मूल अधिकार। तो मूल अधिकार हमारे संविधान में है, अमेरिकी संविधान से लिया गया है। हमारे संविधान के भाग 3 में हम लोग मूल अधिकार को पूरा अच्छे से पढ़ेंगे इसमें। इसके बाद मूल कर्तव्य भी है हमारे यहाँ, हमारे संविधान की विशेषताओं में। मूल कर्तव्य कहाँ है? भाग 4 का में मूल कर्तव्य का वर्णन है, ठीक है। 42वें संशोधन से इसको जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, याद रखिएगा, पूछता है, इंपॉर्टेंट है 42वां संशोधन। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया था? अमेरिका संविधान से लिया गया था। संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। हमारे संविधान में क्या है? इन दोनों की समन्वय है। अब आपको संसदीय संप्रभुता समझना होगा कि वो है क्या चीज़। संसदीय संप्रभुता क्या चीज़ है दोस्तों? कि संसद वहाँ पे सर्वोच्च है, ठीक है। उदाहरण के लिए ब्रिटेन। ब्रिटेन में क्या है कि संसद चाहेगी तो किसी भी प्रकार का कानून बना सकती है, ठीक है, कोई भी कानून बना सकती है। कोई इसको रोकने टोकने वाला नहीं है? लेकिन इंडिया की बात करें, ठीक है, कहाँ की बात? इंडिया की बात। तो इंडिया में क्या है कि संसद अगर ऐसा कानून बनाती है जो संविधान की शर्तों के विपरीत है या संविधान के विपरीत है या लोगों की भावनाओं के अनुकूल नहीं है, लोगों को उससे बहुत दिक्कत हो और उच्चतम लोगों का जो अधिकार है, लोगों के जो मूल अधिकार है उसका हनन करता हो, तो उच्चतम न्यायालय को क्या अधिकार है? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को ये अधिकार है कि वो सरकार द्वारा बनाए गए उस कानून को क्या कर देगी? रद्द कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ? किसकी सर्वोच्चता हुई? यहाँ पे हमारे यहाँ किसकी सर्वोच्चता हुई? संविधान की सर्वोच्चता हुई। ब्रिटेन में क्या हो गई? संसद की संप्रभुता। वहाँ पे अगर वहाँ का जो संसद है कोई भी कानून बनाया है उसको वहाँ का कोर्ट रद्द नहीं कर सकता है ना। न्यायपालिका की सर्वोच्चता दोस्तों कहाँ पे है? यूएसए में है। यूएसए चाहे तो बस एक याद कर लीजिएगा कि न्यायपालिका की सर्वोच्चता कभी पूछता है तो यूएसए याद रखिएगा, संसदीय सर्वोच्चता ब्रिटेन में और भारत में है संविधान की सर्वोच्चता, ठीक है। इसके अलावा हमारे यहाँ नीति निर्देशक तत्व हैं। नीति निर्देशक तत्व मतलब ऐसे निर्देश जो संविधान ने राज्यों को दिए हैं कि जब वो कानून बनाएगा, विधि बनाएगा तो इन तत्वों को, ठीक है, इन तत्वों को ध्यान देगा। और वो तत्व क्या है? बहुत सारे तत्व हैं दोस्तों, इसका अलग से चैप्टर होगा, उसको पढ़ेंगे, ठीक है। क्या तत्व हैं आपको एकदम मोटा मोटी बता दे रहा हूँ कि उसमें जो भी गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग, उन लोगों का विकास हो, ठीक है, और समाजवादी स्थापित हो, ठीक है, और कुटीर उद्योग स्थापित हों, पशुपालन को बढ़ावा मिले, ऐसी ऐसी सब बातें बताई गई है संविधान गुजरात जी के नीति तत्व वाले कानून। आपात उपबंध है हमारे यहाँ, शोषित वर्गों के लिए कई प्रावधान किए गए हैं हमारे संविधान, ठीक है दोस्तों। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं संविधान के स्रोत। संविधान क्या है दोस्तों? हम लोग संविधान तो बना है लेकिन एकदम हम लोग को संविधान हम ही लोग नहीं लिखते हैं, हम लोगों ने कई देशों से कई अच्छी अच्छी चीज़ें शामिल की हैं, है ना, और उसको एग्जाम में हमारे पूछता है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। संविधान का मूल स्रोत क्या है दोस्तों? 1935 का भारत सरकार अधिनियम। आपको पहले लेक्चर में बताया था कि हम लोग क्या किए हैं कि टोटल कितना अनुच्छेद है हमारे संविधान में? 395।
इसमें 250 से ज़्यादा अनुच्छेद हमने कहाँ से उठा लिया, 1935 के भारत सरकार अधिनियम से। ठीक है, यहीं से हमने क्या लिया है दोस्तों, आपातकालीन उपबंध भी कहाँ से उठाया है, 1935 के अधिनियम से। यहाँ पे अभी आप लोग को बताऊंगा, एक कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन होता है, नीचे आएगा, उसको मैं आप लोग को बताऊंगा। इसको याद रखिएगा कि 1935 के अधिनियम से आपातकालीन उपबंध भी दिए गए हैं। ब्रिटेन से क्या लिया गया है, संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली दोस्तों आप लोग बताया था कि यहाँ पे क्या होता है, एक संसदीय शासन प्रणाली होती है और एक होती है अध्यक्षीय शासन प्रणाली। ठीक है, हमारे यहाँ क्या है, संसदीय है, और हमने कहाँ से लिया है इसको, ब्रिटेन से लिया है। संसदीय में क्या होता है, जो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होती है वो कहाँ से चुनी जाती है, लोकसभा चुनती है उनको, और लोकसभा जब तक लोकसभा में उनका बहुमत होता है तो वो लोग वहाँ तब तक पीएम रहते हैं, मंत्री रहते हैं, और जिस दिन वो लोग लोकसभा से अपना बहुमत खो देते हैं उस दिन उन लोग का पद भी चला जाता है, और जो पीएम है और जो मंत्रिपरिषद है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, अध्यक्षीय में क्या होता है, अध्यक्षीय में कोई मतलब नहीं है उसको लोकसभा राज्यसभा अपने यहाँ की संसद से कोई मतलब नहीं है, जैसे कि अमेरिका का राष्ट्रपति। ठीक है, वहाँ पे उसको कोई मतलब नहीं है कि वहाँ का जो कांग्रेस है उसका, कांग्रेस जैसे हमारे यहाँ लोकसभा बोलते हैं, वहाँ पे क्या बोलते हैं, कांग्रेस बोलते हैं। कांग्रेस में राष्ट्रपति की पार्टी का बहुमत है कि नहीं उससे उसको मतलब नहीं है। वो एक बार अगर चुन गया तो क्या होगा, 5 साल तक वो, सॉरी वहाँ पे 4 साल है, 4 साल तक शासन करेगा जब तक कि उस पर महाभियोग ना लगे। ठीक है दोस्तों, बाकी दूसरा है विधि का शासन। याद कर लीजिए, विधि का शासन, एकल नागरिकता। हमारे यहाँ एकल नागरिकता है, अमेरिका में 2 ही नागरिकता है। एकल नागरिकता कहाँ से है, ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय स्वरूप, कानून का शासन, इसको आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, पूछता है अमेरिका से क्या लिया गया, मौलिक अधिकार, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, हमारे संविधान के भाग 3 में है। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन क्या लिया गया है, दूसरा न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है दोस्तों, कि अगर भारत की संसद ने, भारत की लोकसभा ने कुछ ऐसा कानून बना दिया जो कि संविधान के मूल भावना के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, लोगों के मूल अधिकार का हनन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या कर सकती है, सरकार द्वारा बनाए उन कानूनों को रद्द कर सकती है। उसका यही पावर क्या कहलाता है, न्यायिक पुनरावलोकन। और ये पावर हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका से लिया है। इम्पोर्टेंट है, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका और प्रस्तावना का विचार। प्रस्तावना का क्या लिया है, प्रस्तावना का विचार लिया है, प्रस्तावना को ही एकदम नहीं उठा लिया है। ठीक है, और अमेरिका के संविधान में भी प्रस्तावना है और हमारे भारत के संविधान में भी प्रस्तावना है। ठीक है, आयरलैंड से क्या लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, कैसे याद करेंगे दोस्तों इसको, राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या बोलते हैं अपन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो लैंड है, राज्य है, मतलब राज्य के पास क्या होता है, होना चाहिए, लैंड होना चाहिए। तो आयरलैंड क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से। राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, मतलब राज्यसभा, फिर राज्य आ गया तो लैंड याद रखिए। राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, मूल अधिकार याद रखिए, न्यायिक पुनरावलोकन याद रखिए, अमेरिका से है। कनाडा से क्या लिया गया, संघात्मक व्यवस्था, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। ठीक है, और इसको भी याद रखिए, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कनाडा से लिया गया है। संघ राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, ये भी कहाँ से है, कनाडा से। ठीक है, याद रखिए इसको। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची क्या है दोस्तों, बताया था मैं कि संविधान के भाग 7 में 3 सूचियां हैं। एक राज्य सूची, जिसमें जो भी विषय हैं अगर राज्य सूची में, उन विषयों पे कानून कौन बनाएगा, राज्य बनाएगा, राज्य उस पर एक अपना उसका राज्य का काफ़ी उसमें प्रभाव रहेगा। दूसरी सूची है संघ सूची, जिसमें केंद्र कानून बनाएगा, केंद्र का उसमें कंट्रोल रहेगा। तीसरी है समवर्ती सूची, जिसमें राज्य और केंद्र दोनों कानून बनाएंगे। ठीक है, तो समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। संसदीय विषय देखा, याद रखने की जरूरत नहीं है। जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, विधि द्वारा स्थापित, विधि का शासन कहाँ से लिया गया है, बताइए। विधि का शासन लिया गया है
यूएसए से, ठीक है, सॉरी यूके से, मतलब ब्रिटेन से। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। रूस से मौलिक कर्तव्य, बहुत इंपॉर्टेंट है रूस से मौलिक कर्तव्य, ठीक है। और सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय का विचार कहाँ से लिया गया है? रूस से। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय का विचार रूस से लिया गया है और इसको हमारे प्रस्तावना में शामिल किया गया है ना दोस्तों, प्रस्तावना में भी है। और ठीक है, जर्मनी से क्या लिया गया है? आपात उपबंध। क्या लिया गया है? आपात उपबंध। अब देखिए यहाँ पे क्या है? आपातकालीन उपबंध। आपातकाल में जो क्या है दोस्तों कि यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है आपात उपबंध और आपातकालीन उपबंध में, इसको थोड़ा सा आप लोग चेक कीजिएगा, ठीक है। मैंने कहीं कोई मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, वहाँ पे आपातकालीन उपबंध दिया हुआ था, उसमें आंसर दिया था 1935 का देंगे। शायद जर्मनी उसमें नहीं रहा होगा, हो सकता है, इसको एक बार चेक कीजिएगा दोस्तों, है ना। लेकिन एक बात एकदम कंफर्म है कि मौलिक अधिकार जो हटते हैं, है ना, राष्ट्रपति को क्या है, आपातकाल में मौलिक अधिकार को सस्पेंड करने का पावर होता है। ये हमने लिया है जर्मनी से, ठीक है। फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का आदर्श लिया है और गणतांत्रिक व्यवस्था ली है। गणतांत्रिक व्यवस्था मैंने बताया है कि हम लोग अपने राष्ट्र प्रमुख को क्या करते हैं? निर्वाचित करते हैं, निर्वाचन करते हैं, उसको चुनते हैं। कैसे? वोटिंग के माध्यम से। और वोटिंग कौन करता है? हमारे एमपी और हमारे एमएलए, मतलब विधायक। चलिए ठीक है दोस्तों, संविधान एक नज़र में हम लोग अब देख लेते हैं। अभी तक हमने संविधान पढ़ना शुरू किया है नहीं, ठीक है। संविधान अब हमारा अगले चैप्टर से शुरू हो गया, ठीक है। तो संविधान एक नज़र में देखिए। संविधान में कितने भाग हैं दोस्तों? 22 भाग। कितने? 22 भाग। तो पहले भाग में क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इसमें पढ़ेंगे कौन कौन उसका राज्य है, भारत में नए राज्य का गठन कैसे होता है, ये सब इसमें है। बस आपको एक नज़र दौड़ाना है, ये सब के लिए अलग से इकट्ठे चैप्टर बनेंगे अलग से, ठीक है। भाग 2 नागरिकता। नागरिकता किनको मिलेगी, कौन भारत के नागरिक होंगी। भाग 3 में मूल अधिकार पढ़ेंगे दोस्तों, बहुत बड़ा चैप्टर है। मूल अधिकार जो है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। टोटल अनुच्छेद कितने? 395। उसमें 12 से लेकर 35 वाला अनुच्छेद किसका है? मूलभूत अधिकार के लिए है, और ये भाग 3 में है। भाग 4 में राज्य के नीति निषेध तत्व हैं। भाग 4 का में क्या है? मूल कर्तव्य हैं। इसको याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये पांचों, ठीक है। ये चारों, ये इसको से डायरेक्ट पूछता है कि भाग राज्य के नीति निषेध तत्व कौन से भाग में है? तो भाग 4 में है। और कौन से अनुच्छेद? 36 से 51 तक है, ठीक है। मूल कर्तव्य कौन से भाग में है? तो भाग 4 क में। कैसे याद रखेंगे? क और यहाँ पे भी क, ठीक है। दोनों जगह क है तो क्या हो गया? ये क, ये क और ये क। तो क का हुआ तो कर्तव्य याद रखिएगा, ठीक है। 4 क। लेकिन भाग 1 में संघ राज्य क्षेत्र, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मूलभूत अधिकार और भाग 4 में राज्य के नीति निषेध तत्व और भाग 4 का में मूल कर्तव्य। भाग 5 में क्या है? संघ है। संघ में हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों? कार्यपालिका पढ़ेंगे, संसद के बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, संघ की न्यायपालिका कैसी होगी उसके बारे में पढ़ेंगे, कैग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर भाग 6 में राज्य आएगा। राज्य का प्रशासन कैसे चलता है, वहाँ की कार्यपालिका, वहाँ का विधानमंडल, वहाँ के राज्यपाल के बारे में, वहाँ के उच्च न्यायालय के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे दोस्तों। भाग 7 में क्या है? भाग 7 को निश्चित कर दिया गया दोस्तों। अब ये हमारे संविधान में ये है नहीं, ठीक है। भाग 8 क्या है? संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र मतलब यूटी। टोटल कितने यूटी हैं हमारे यहाँ अभी वर्तमान में? 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश हैं, ठीक है। तो संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कैसे चलेगा, ये हम लोग भाग 8 में पढ़ेंगे। पंचायत, पंचायत के बारे में पढ़ेंगे भाग 9 में। पंचायत जानते हो क्या होता है? ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत, जिला पंचायत के बारे में भी संविधान में हम लोग पढ़ेंगे। भाग 9 का हम लोग नगर पालिका के बारे में पढ़ेंगे। नगर पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका, ये सब है ना। और भाग 9 का में है सहकारी संस्थाएं, उसके बारे में थोड़ा सा है ये, इसको पढ़ेंगे। भाग 10 में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, वहाँ का प्रशासन कैसे होगा जनजाति क्षेत्रों का, वो सब पढ़ेंगे। संघ और राज्यों के बीच संबंध, ठीक है। केंद्र और राज्य के बीच संबंध पढ़ेंगे अपन भाग 11 में। इसको भी याद रख लीजिएगा। भाग 11 एक ऐसे याद रखिएगा। एक क्या है? एक केंद्र है और एक क्या है? एक राज्य है।
तो संघ और राज्य कहाँ है, भाग 11 में। ठीक है, उसके अध्याय 1 में हम विधायी संबंध पढ़ेंगे, भाग 2 में प्रशासनिक संबंध पढ़ेंगे, भाग 12 में क्या है, वित्त संपत्ति संविदाएं एवं वाद हैं, इसमें वित्त के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, इसी में क्या है दोस्तों, इसी के अध्याय 4 में है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार क्या था, पहले मूल अधिकार था, लेकिन इसको बाद में हटा दिया गया था। ठीक है, अभी मूल अधिकार का एक नया चैप्टर है, उसमें पढ़ेंगे मूल अधिकार के बारे में। अभी बहुत सारा चीज़ आप लोग को समझ में नहीं आएगा दोस्तों, क्यों, क्योंकि आप लोग अभी संविधान पढ़े नहीं हो, अभी क्या है, बस एक आउटलुक ले रहे हो, है ना। तो कई चीज़ें दिमाग के बाहर से जाएंगी, बट जब आप पूरा क्लास कर लोगे तो आपको सभी चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आने लगेंगी। तो अभी अगर चीज़ समझ में नहीं आता है तो टेंशन आपको नहीं लेना। ठीक है, भाग 13 में क्या पढ़ेंगे देख लीजिए, राज्य के अंदर ये सब संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, इसमें पीएससी यूपीएससी पढ़ेंगे अपन। भाग 14 का अधिकरण है, भाग 15 निर्वाचन है, भाग 17 में राजभाषा के बारे में पढ़ेंगे, भाग 18 आपात उपबंध पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला आपात उपबंध, इसको याद रखिएगा कौन से भाग में है, भाग 18 में। भाग 19 प्रकीर्ण है, संविधान का संशोधन भाग 20 में है। ठीक है, कितना में है, भाग 20 में, इसको भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन संक्षिप्त नाम, ये सब है। ठीक है, अनुसूचियाँ भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अनुसूचियाँ कितनी हैं हमारे यहाँ, 12। कितनी हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं। इसमें दोस्तों अभी आप लोग क्या कीजिएगा, अभी आप लोग सीधे से कुछ भाग को तो एकदम याद कर लीजिए, भाग 1 से लेके भाग 5 तक को। ठीक है, कि भाग 1 में क्या है, भाग 2 में क्या है, भाग 3 में क्या है, भाग 4 में क्या है। इसके अलावा भाग 9 को याद रखिए कि वहाँ पे पंचायत है, भाग 9 को में नगर पालिकाएँ हैं, और ये संघ और राज्यों के बीच संबंध भाग 11 में है। ठीक है, आपात उपबंध भाग 18 में, और संविधान का जो संशोधन है वो किस में है, भाग 20 में है। ठीक है, और आपात उपबंध भाग 18 में है, इसको याद रखिएगा। अब दोस्तों अनुसूची देखते हैं, अनुसूची कितनी है, कितनी अनुसूची है हमारे यहाँ, अभी हमारे संविधान में 12 अनुसूची है। मूल रूप से कितनी थी, 8 अनुसूची थी। मूल रूप से जो संविधान लागू हुआ उस समय 8 अनुसूचियाँ थी। पहली अनुसूची में क्या है, राज्य और संघ शासित क्षेत्रों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 28 राज्य और 8 संघ शासित क्षेत्र हैं, उनका नाम और राज्य क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। दूसरी अनुसूची में संचित नीति के बारे में दोस्तों। संचित नीति क्या होता है, सरकार का पूरा पैसा जहाँ पर रहता है वो संचित नीति है। बाद में संचित नीति के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। संचित नीति से किसको किसको हम लोग वेतन देते हैं, भत्ते देते हैं, वो है संचित नीति में। एक बार देख लीजिए, राष्ट्रपति को देते हैं, राज्यपाल को देते हैं। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष को देते हैं, उपाध्यक्ष को देते हैं, राज्यसभा के सभापति को देते हैं और उपसभापति को देते हैं। उपराष्ट्रपति को देते हैं कि नहीं, उपराष्ट्रपति को नहीं देते हैं। हम लोग किसको देते हैं, राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति को देते हैं ना। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है ना। और दूसरी अनुसूची में ये क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रपति का वेतन जो है उपराष्ट्रपति का, वो दूसरी अनुसूची में भारित है कि नहीं, तो भारित नहीं है। राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को भी हम लोग वेतन देते हैं संचित निधि से। उच्चतम न्यायालय को, नियंत्रक या महालेखा परीक्षक को। तीसरी अनुसूची में क्या है दोस्तों, शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप, मंत्री कैसे शपथ लेगा, प्रेसिडेंट कैसे शपथ लेगा, जज कैसे शपथ लेगा, वो सब तीसरी अनुसूची में है। राज्यसभा में से स्थानों का आवंटन, ये इंपॉर्टेंट है, बार बार आएगा, तो ये चौथी अनुसूची में है। पाँचवीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन और नियंत्रण के बारे में है। छठी अनुसूची भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ये 4 पूछता है दोस्तों, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को। ठीक है, कि छठी अनुसूची में कौन कौन से राज्यों का प्रशासन शामिल है, तो इसको याद रखिएगा। एटीएम मनी, क्या याद रखिएगा, एटीएम मनी। ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय, एम से मिजोरम। ठीक है, 7वीं अनुसूची आप लोग को बार बार बता रहा था, इसमें क्या होता है, 3 सूचियाँ होती हैं। संघ सूची, जिसमें संघ केंद्र पूरा कानून बनाता है, और इसमें क्या क्या विषय शामिल हैं दोस्तों, रक्षा, संचार, परमाणु, जनगणना, डाक, रेल, बीमा, नागरिकता, शेयर बाजार इत्यादि। राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाती है, और इसमें 66 विषय हैं। अभी इसमें 97 विषय हैं, इसमें 66 विषय। इसमें कृषि, भू राजस्व, भूमि सुधार, स्वास्थ्य, पुलिस प्रशासन, रेलवे, पुलिस, पंचायती राज, स्थानीय स्वशासन इत्यादि आता है। तीसरी सूची है समवर्ती सूची, जिसमें दोनों सरकारें, मतलब संघ सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बनाते हैं। इसमें क्या आएगा, वन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वन। ऊर्जा क्षेत्र, जनसंख्या नियंत्रण, शिक्षा भी समवर्ती सूची में है, परिवार नियोजन भी समवर्ती सूची में है। ठीक है, इसको आप लोग को एक बार देखना पड़ेगा ये सूची को,
और फिर दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि कौन कौन सा संघ सूची में है, कौन सा राज्य सूची में। याद करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए जैसे संघ सूची में एक है हमारा रक्षा। अब रक्षा को तो केंद्र सरकार कभी कर ही नहीं, राज्य सरकार को दे नहीं सकते। संचार वाला जो मुद्दा है वो भी अपन नहीं दे सकते राज्य को। परमाणु जो है, परमाणु बम वगैरह वो राज्य को कैसे दे देंगे, नहीं तो यार दिक्कत हो जाएगा। राज्य राज्य लोग परमाणु बम एक दूसरे पे गिरा दिए तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा ना। जनगणना है तो जनगणना तो पूरे देश का होगा, एक तो राज्य को दे देंगे तो फिर समानताएं नहीं रहेंगी जनगणना करने में। डाक क्या है, पूरे देश में काम करता है, तो डाक के लिए पूरे देश में एक टाइप की व्यवस्था होनी चाहिए, इसलिए वो संघ सूची में है। रेल भी पूरे देश में चलता है तो रेल को भी संघ सूची में डाला गया है। नागरिकता एक ही प्रकार की होती है तो नागरिकता को भी संघ सूची में डाला है। शेयर बाजार पे पूरा नियंत्रण कौन रखती है, केंद्र सरकार, ठीक है। इसको एक बार आप लोग को देखना पड़ेगा, अभी आगे आएगा ये चैप्टर पूरा आएगा। एक अनुसूची, संघ सूची, 7वीं अनुसूची, संघ सूची कितना है, राज्य सूची में कितने विषय हैं, सब थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे आगे में। अभी बस क्या है, आउटलुक ले रहे हैं संविधान के बारे में जो हमको आगे पढ़ने हैं आगे के चैप्टर्स में। एक 8वीं अनुसूची है दोस्तों। 8वीं अनुसूची में क्या है, 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। और ये 92 संशोधन से 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसको भी आगे पढ़ेंगे दोस्तों। इसको पूरा को आप लोग को याद करना पड़ेगा, अभी अभी मत याद कीजिएगा, अभी तो हम लोग आउटलुक ले रहे हैं ना। तो ये पूरा जितना है ना दोस्तों, जितना सबको हम लोग को याद करना पड़ेगा। याद करना क्या पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा, पूछता है क्वेश्चन। क्योंकि 9वीं अनुसूची क्या है दोस्तों, 9वीं अनुसूची क्या हुआ, पहले संविधान संशोधन से 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। पहला संशोधन हुआ, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। क्यों जोड़ी गई, क्या हुआ था कि न्यायालय, जो हमारी सरकार ने भूमि सुधार कानून लागू किया तुरंत, आज़ादी के तुरंत बाद। अब उनको क्या लगा कि ये जो कानून हम लोग बनाएंगे तो तुरंत लोग क्या है, जो राजा रजवाड़ा लोग हैं वो चले जाएंगे कोर्ट, और कोर्ट को बोलेंगे कि भैया हमारे जो ज़मीन है वो सबको छीन रही है कौन, गवर्नमेंट। तो ये लोग जो राजा रजवाड़ा लोग हैं कोर्ट तक मत जाए, इसके लिए क्या किया गया, 9वीं अनुसूची बनाई गई। उसमें उन विषयों को रखा जाता है जो कि न्यायालय द्वारा प्रवृत्ति नहीं है, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। अर्थात जिन विषयों को अगर इस अनुसूची में रखा गया, जिन भी कानून को, जिन भी विधियों को, तो उसको लेकर के उसको निरस्त कराने के लिए लोग हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का सहारा नहीं ले सकते, ठीक है। पहले था, लेकिन अब क्या हुआ है दोस्तों ना, कि अब अगर कोई 9वीं अनुसूची में भी कोई कानून बनाया गया संविधान, लोकसभा के द्वारा, सरकार के द्वारा, और उसको 9वीं अनुसूची में डाल भी दिया जाता है, तो भी अब क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में उन कानूनों के विरोध में जाया जा सकता है और निरस्त भी कराया जा सकता है अगर वो संविधान का उल्लंघन करती हों, हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। 10वीं अनुसूची क्या है दोस्तों, दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता है, ठीक है। 10वीं अनुसूची को याद रखिएगा, कब जोड़ा गया, ये 52वें संशोधन से, ठीक है। दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता कैसे, मतलब ये सब दोस्तों आप लोग को अच्छे से पढ़ाऊंगा, अभी बताऊंगा तो आप लोग हो जाएंगे क्या कंफ्यूज। बस आप लोग इतना याद रखिए कि 10वीं अनुसूची में क्या है, दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता है। 11वीं अनुसूची में पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व हैं, इसको 73वें संशोधन से जोड़ा गया था 1992 में, इसको याद रखिएगा। इसको पहले संशोधन से, इसको किसको, 10वीं को 52 में, ठीक है, एकदम क्रम है, पहला संशोधन, फिर ये 52वां संशोधन, इसको याद रखिए 2 को, फिर ये 73वां संशोधन, इसको 3 को याद रखिए, और ये 12वीं अनुसूची 74, 4 को याद रखिए, 1 2 3 4, ठीक है। और ये 5 7 7 तो याद हो जाएगा। 12वीं अनुसूची में क्या है, नगर पालिका है। 11वीं में क्या थी, पंचायत थी, और 12वीं में नगर पालिका है, ठीक है। थोड़ा सा इसका क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। चलिए, अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो सब क्वेश्चन बनेगा आप लोग से। चलिए देखते हैं, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है, चलिए बताइए जल्दी। 22 भागों में, ठीक है। कितने भागों में, 22 भाग में। अनुच्छेद कितने हैं, 395। अनुसूचियाँ कितनी हैं बताइए, 12 अनुसूची है। मूल रूप से कितनी अनुसूची थी, 8। दूसरा क्वेश्चन, नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है। मैं बोला था दोस्तों पहला से लेकर 5वां इंपॉर्टेंट है। पहला भाग में क्या है, नागरिकता, सॉरी, पहला में है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, सेकंड में है नागरिकता, थर्ड में है मूल अधिकार, चौथा में है राज्य के नीति
निर्देशक तत्व। 4 क में क्या है, क कब बताया था जो, तो मूल कर्तव्य। ठीक है, तो इसको याद रखना है। और नागरिकता किस में, कौन से भाग में आएगा दोस्तों, तो भाग 2 में आएगा। ठीक है, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है, नागरिकता किस में, अभी अभी पढ़ाया हूँ, भाग 2 में है, तो ये तो सुमेलित हो गया। मौलिक अधिकार अभी अभी पढ़ाया हूँ, भाग 3 में है, तो ये सुमेलित हो गया। मौलिक कर्तव्य क, तो ये क्या बोल रहा है, संविधान के भाग 6 में या 6 क बोल रहा है ना, जबकि है क्या, 4 क है ना, तो ये क्या है, सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और राज्य क्या है, राज्य संघ है, संघ कौन से भाग में है, 5वें भाग में। राज्य कौन से भाग में है, 6वें भाग में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है। पंचायती राज किस में है दोस्तों, भाग 9 में है। ठीक है, भाग 9 में क्या है, पंचायती राज। इंपॉर्टेंट था, मैं बताया था आप लोग याद रखिए। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध बताया था दोस्तों। विधायी संबंध पहले तो बताया था कौन सा भाग होगा, एक संघ का और एक राज्य का, तो भाग 11 होगा। और भाग 11 में अध्याय पूछ रहा है, तो हम लोग पढ़े थे कौन कौन संबंध है, एक विधायी संबंध था और एक था वित्तीय संबंध था, है ना। तो भाग 1 में क्या था, एक में विधायी था, भाग 1 में शायद था ये विधायी संबंध। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय एक भाग 11 का अध्याय 1 में क्या है, विधायी संबंध है, और अध्याय 2 में क्या है, प्रशासनिक संबंध है। ठीक है, याद रखिएगा 11(1) और 11(2) दोनों को याद रखिएगा। कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है, सही सुमेलित है, तो संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार सही है क्या, गलत है। तीसरे भाग में है मौलिक अधिकार, तीसरे भाग में नागरिकता सही है क्या, गलत है। दूसरे भाग में है नागरिकता। भाग का चौथा 4 का मूल कर्तव्य एकदम सही है दोस्तों, 4 का कर्तव्य। ठीक है, सी आंसर लीजिए। 5वां भाग बोल रहा है राज्य के नीति तत्व, जबकि राज्य के नीति तत्व कौन से भाग में है, 4थे भाग में है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। चुनिए दोस्तों, आप लोग सही उत्तर चुनिए, आप लोग देखिए और पढ़िए और चुनिए। ठीक है, पॉज कर लीजिए, इसका आंसर है, देख लीजिए, इसको आंसर को भी देख लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है। पंचायत कौन से भाग में है दोस्तों, भाग 9 में है। नगर पालिका 9 क में है। ठीक है, सरकारी समितियां 9 ख में है, आप लोग को पढ़ाया था, आप लोग चाहें तो एक बार और वीडियो को देख सकते हैं। अधिकरण है 14 क में। ठीक है, तो डी आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसका फिर वही चीज़ पूछ रहा है, देखिए मौलिक अधिकार कौन सा भाग, आप लोग भूलिएगा मत, क्या मत भूलिएगा कि मूल अधिकार कौन से भाग में है, मूल कर्तव्य कौन से भाग में है, संघ कौन से भाग में है, भाग 5 में है। संघ कौन से भाग में है, भाग 5 में है। आपात उपबंध कौन से भाग में है, बताया था आप लोग को, इम्पोर्टेंट है, भाग 18 में आपात उपबंध है। ठीक है, मिला लीजिए अब इसको, क्या आंसर होगा। ठीक है, ये देखिए भाग 3, भाग 5, भाग 18। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फिर वही संविधान का भाग पूछ रहा है, भाग 15 क्या है। भाग 15 तो मेरे को भी याद नहीं आ रहा है भाई, लेकिन क्या होगा, भाग 15 में निर्वाचन है दोस्तों। ठीक है, भाग 16 में क्या है, भाग 16 में है, भाग 18 में तो आपात उपबंध है, इसको तो मैं स्पेशली इम्पोर्टेंट है बोला था, है ना। तो भाग 17 में है राजभाषा, और भाग 16 में होगा कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। मिलाइए अब इसको, संविधान का भाग 16 क्या बोल रहा है, कुछ वर्गों के विशेष उपबंध, सही हो गया। ठीक है,
क्वेश्चन देखने से क्या पता चलता है दोस्तों कि क्या पूछ रहा है एग्जाम में, ठीक है। नहीं तो क्या होता है, इतना सारा किताब, इतना सारा कॉपी है ना, इतना सारा नोट्स है मार्केट में कि आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। जो चीज़ पूछी जाती है उसको आप लोग पढ़ते नहीं हैं, और जो कचरा चीज़ है उसको आप लोग पढ़ते हैं कि अरे ये भी दिया है, इसको पढ़ लें, उसको पढ़ लें। ये सब क्या है, कमर्शलाइजेशन हो गया है शिक्षा का। गाइडलाइंस जो दिया जा रहा है, जो मार्गदर्शन दिया जा रहा है, वो मार्गदर्शन नहीं दिया जा रहा है, वो क्या है, अपने व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए दिमाग से खेला जा रहा है स्टूडेंट्स के, है ना। तो आप लोग क्या है, कम पढ़िए लेकिन अच्छा पढ़िए। इधर उधर का गचर मचर नहीं पढ़ना है, सही मार्गदर्शन आप लोग का आवश्यक है। अभी इतना हम लोग पढ़ाई किए और पूछ क्या रहा है, क्या पूछ रहा है, कौन सा भाग में क्या है, ठीक है। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसको अपना क्या मानिए आप, मार्गदर्शक मानिए। वो सबसे बड़ा मार्गदर्शक है आपका, उसी के अनुसार आपको पढ़ाई करनी है। और उससे ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी है, ज़्यादा पढ़ेंगे कन्फ्यूज होंगे। जनरल साइंस जो है, सामान्य अध्ययन का विषय क्षेत्र इतना व्यापक है कि आप लोग पूरा जीवन भी लगा देंगे ना तो भी कुछ ना कुछ बच जाएगा, मिस रह जाएगा आप लोग से, ठीक है। इसलिए उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दीजिए जो पूछता है एग्जाम्स में, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। प्रशासनिक अधिकरण तो 14 क में है दोस्तों। अखिल भारतीय सेवा किस में है, याद नहीं आ रहा मेरे को। वित्त आयोग से तो इसका अनुच्छेद 280 है, ये मेरे को मालूम है, ये मालूम नहीं। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, शायद ये है अनुच्छेद 16 में। क्या है, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। देखिए मैं इसको, मेरे को याद नहीं था कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन को अगर मैं कभी बनाया होता भाग 16 को, है ना, इसमें यहाँ देखिए मेरे से बन नहीं रहा था, बट मैंने थोड़ा सा दिमाग लगा कर दो चीज़ें मेरे से बनी, भाग 15 बना, भाग 18 बना। भाग 16 मेरे से बन नहीं रहा था अगर, लेकिन मैं इसको क्वेश्चन अगर कहीं किया होता तो ये मेरे से बनता और मेरे दिमाग में रहता कि भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में संबंध है। और ये क्वेश्चन ही मेरा अगला क्वेश्चन को बनाने में, सॉल्व करने में मेरा हेल्प किया। तो आप लोग को क्वेश्चन अधिक से अधिक सॉल्व करने हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और उसी के अनुसार से आपको तैयारी रखनी है। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आज थोड़ा तबीयत ख़राब था मेरा, फिर भी मैं सोचा कि आज वीडियो बना दूं, ठीक है दोस्तों। ओके।